क्या दे रखा थ्योरम, पहले मैं थ्योरम लिखता हूं। क्या दे रखा है, लाइन ज्वाइनिंग द midpoints of two sides is parallel to third side and half of third side। कितनी बात समझ में आई? ये एक थ्योरम है, इसको मैं प्रूव करता हूं पहले, ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे, इस पे ही क्वेश्चन शुरू करेंगे। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। आगे चले हम लोग, ये एक हमारा ट्रायंगल है ABC, ये मिड पॉइंट लेते हैं, D एंड E जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। ये जो लाइन है DE, ये BC के पैरेलल होगा एंड BC के हाफ होगा, ये बताना है। D एंड E आर मिड पॉइंट्स of AB and AC। Proof: DE is parallel to BC and DE is half of BC। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। इसे हम लोग करने जा रहे हैं। क्या दे रखा है इसमें कि AB के पैरेलल C से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, AB के पैरेलल C से एक लाइन ड्रॉ कर दिया और फिर DE को प्रोड्यूस कर दिया, जो इसको F पे कट कर रहा है, C, ठीक है ना। ये हमने CG लाइन का नाम दे दिया। DE को प्रोड्यूस किया जो CG को F पे जाके इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो गया। आगे चले हम लोग, ये थ्योरम है, इसको प्रूफ करेंगे अभी हम लोग, और इसी का यूज है इसलिए इसे प्रूफ कर रहे हैं। क्या दे रखा है ये, यहाँ पे देखते हैं, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये AC का मिड पॉइंट है, तो AE जो है CE के बराबर होगा। कितनी बात समझ में आई? एंगल AED CEF के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये जो लाइन है AB जो है CE के पैरेलल है, और ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है ये, तो ये जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल जैसे नंबरिंग कर लेते, यहाँ 1 जो है 2 के बराबर हो जाएगा, और ये जो 3 है ये 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल्स के नाम से। और ये जो AE जो है CE के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल AED CEF कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल साइड एंगल से, ठीक है। ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी से। कितनी बात में, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे। ताकि ये जो है, ये दोनों ट्रायंगल जो है ना कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये DE जो है EF के बराबर लिख सकते हैं CPCT से, बाई CPCT, ये दोनों बराबर कर दिया, DE इज इक्वल टू EF। कितने बात में, और ये वाला जो साइड है CF इज इक्वल टू AD, CF इज इक्वल टू AD,
ये बराबर कर दिया। सीपीसीटी से ये भी कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जाहिर है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। पढ़ा तो होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो ये एडी है, तो ये डी मिड पॉइंट था किसका, ए बी का, तो एडी जो है बीडी के बराबर है, तो हम एडी को बीडी भी लिख सकते हैं। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, तो क्या समझ में आ गया, सी एफ जो है इक्वल टू बी डी है, ये सी एफ जो है ये बी डी के बराबर हो गया। और ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमने बताया था ना कंस्ट्रक्शन में इसको पैरेलल ड्रॉ किया इसके, तो ये दोनों पैरेलल भी है, सी एफ इज पैरेलल टू बी डी। कितनी बात समझ में आई। ये क्वाड्रिलेटरल है बी सी एफ डी, इसमें एक साइड इक्वल भी और पैरेलल भी है। जिस क्वाड्रिलेटरल में एक साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है वो पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या लिखेंगे, वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, वन पेयर ऑफ sides is equal and parallel, यानी वो इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। कितनी बात सुन में। अब जब पैरेललोग्राम हो गया ये बी सी एफ डी, तो क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा, यानी कि बी सी जो है इक्वल है डी एफ के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, तो बी सी जो है ना डी एफ के बराबर होगा। डी एफ को हम लोग लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ, डी एफ को लिख सकते हैं डी प्लस ई एफ, लेकिन डी ई एंड ई एफ दोनों बराबर है, यहाँ पे लिखा हम लोगों ने, तो हम लोग क्या करेंगे, ई एफ को हटा के डी लिख देंगे, तो ई एफ को हटा के डी लिख देते हैं, तो ये डी तो था ही था अपना, और एक डी और लिख दिया, तो दो दफा डी ई आ गया। कितनी बात सुने, और डी अगर निकालना तो ये टू इधर आ जाएगा, तो डी ई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी। कितनी बात सुने, तो ये डी ई तो पैरेलल है ही है, यहाँ पे दिखाया था ना सी एफ इज पैरेलल टू बी डी, सी एफ इज, ओ कहाँ गया, ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला साइड भी इसके पैरेलल है, तो डी ई तो पैरेलल होगा ही होगा बी सी के, और डी हाफ ऑफ बी सी हो गया, और यही हमें प्रूव करना था हमें। ठीक है, यही प्रूव करना था कि डी ई जो है बी सी के पैरेलल है, और डी जो है ना बी सी के हाफ है। जैसे हम लोगों ने इसको पैरेललोग्राम कर लिया, तो इसको तो यूज कर रहे हैं पैरेलल का, ये भी तो पैरेलल है इसके। ठीक है, कितनी बात समझ में आई, समझ में आ गया। आगे चलते ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया। आगे दे रखा है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ थर्ड साइड एंड पैरेलल ऑफ थर्ड साइड। ये कंसेप्ट हमारा यहाँ क्लियर हो गया। अगला एक सवाल करने जा रहे हैं इसी कंसेप्ट के बेस पे, इसी कंसेप्ट के बेस पे क्या दे रखा है वो देख लो। ये है ट्रेपीजियम, ये है ट्रेपीजियम, इसमें जो है ट्रेपीजियम में पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेते हैं दोनों साइड में, नॉन पैरेलल साइड में, ये एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी एस एंड क्यू आर, इसके मिड पॉइंट है। ठीक है, इफ एस आर इज 12 सेंटीमीटर, क्यू आर है ये। ठीक है, इफ एस आर इज 12 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 16 centimeter, what is the length of
एम एन, एम एन का लेंथ कितना होगा। ये एक ट्रेपीजियम है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये जो है एस आर जो है 12 सेंटीमीटर का है, पी क्यू 16 सेंटीमीटर का है, तो ये एम एन कितना होगा ये बताना है। चॉइस में दे रखा है 13 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चले हम लोग। अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है ये, उसी कंसेप्ट पे है जिस कंसेप्ट को अभी हम लोग करते हुए चले आ रहे हैं। और आगे चले हम लोग। हम यहाँ पे ये जो टेबल है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो वैल्यू दे रखा है ये यहाँ से यहाँ तक 12 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 16 दे रखा है, और ये पूछा कितना होगा, ठीक है ना। बाकी सब मैं मिटा देता हूँ। इसका आंसर है, चॉइस में दे रखा हमने, लेकिन आंसर कितना है इसका वो मैं टिक लगा देता हूँ। आंसर है 14। चलिए कैसे आ गया, इसका एक फॉर्मूला मैं लिखा देता हूँ, ये ट्रेपीजियम में ऐसा ही होता है। इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ, करके बल्कि दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद वो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। ये हम लोगों ने दिखा दिया, क्या दिखा दिया, यहाँ पे मान लो जी ले लिया। ये जो लाइन है ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया है, इसके पैरेलल है, ये तीनों लाइन पैरेलल है ये, तो इसको पैरेलल ड्रॉ किया गया। तो यहाँ पे जो आएगा ये मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये एस क्यू का मिड पॉइंट होगा, और ये एम जी जो होगा हाफ ऑफ पी क्यू होगा, पैरेलल टू पी क्यू हो जाएगा, है ना। ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एस पी क्यू, ठीक है। एम जी इज हाफ ऑफ पी क्यू, ये इक्वेशन 1 कर दिया, क्योंकि ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो वो थ्योरम के हिसाब से ये इसका हाफ होगा, पैरेलल भी हो जाएगा। ऐसे ही इन ट्रायंगल क्यू आर एस, ये क्यू आर एस, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो ये इसका आधा होगा, तो क्या होगा, जी एन इज हाफ ऑफ एस आर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, एडिंग करते हैं, एडिंग करेंगे तो एम जी प्लस जी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू प्लस हाफ ऑफ एस आर। एम जी प्लस जी एन, एम जी प्लस जी एन, ये एम एन हो जाएगा, और ये हाफ कॉमन ले लेंगे तो पी क्यू प्लस एस आर हो जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई। यानी ये जो मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन करता है, इन दोनों साइड के सम का हाफ होगा, इन दोनों साइड के सम का हाफ होगा। कितनी बात सुन में आई। तो जैसे ये दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, साइड पी क्यू कितना दे रखा है 16, और एस आर कितना दे रखा है 12, इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये 28 आ गया, 1/2, 2 से काट दो 14, आंसर होगा 14। इसमें ये रिलेशन याद करना है, एम एन इस ट्रेपीजियम में ये जो एम एन होगा, बीच का जो लाइन होगा वो जो है इन दोनों साइड के सम के हाफ होगा, ठीक है। या फिर 2 को इधर भेज दो, 2mn जो होगा वो पी क्यू प्लस एस आर के बराबर होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन दे रखा है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है ये। एक क्वेश्चन और कर ले इसी पे, थोड़ा और समझ ले। ये इसका जो प्रूफ, ये वाला जो वैल्यू आया वही है, उसी कंसेप्ट को किया थ्योरम को, मगर वो रिलेशन इसका भी एक अलग आया हुआ है। आगे चले हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी फिगर पे, इसे मिटा देते हैं, मिटा दे इसे। ये दे रखा है
ये मान लो ये दे रखा है 30, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 30 दे रखा है और ये दे रखा है 25, तो ये एस आर कितना होगा, ये एस आर कितना होगा, ये निकालना है। चॉइस में दे रखा है ये ए 15 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 70, डी 10 सेंटीमीटर, 20। ओ निशा ने कहा आंसर है इसका 20। कर लिए। अभी तो मैंने फॉर्मूले बताए, ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ एम एन इज इक्वल टू पी क्यू प्लस एस आर। ये ट्वाइस, ये 25 दे रखा, पी क्यू 30 दे रखा, एस आर 50 हो जाएगा, 50 में से 30 माइनस कर दो, एस आर का वैल्यू आ जाएगा। इतना आसान तो था ये। ओके आगे चले, ये समझ में आ रहा है। ला एक क्वेश्चन और आसान सा करते हैं, थोड़ा टाइट टाइट क्वेश्चन था ना, थोड़ा आसान सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मिटा दे इसे। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इनका जो एंगल है, चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो इनके एंगल का रेशियो दे रखा, रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 3:5:9:13, ठीक है। What is the value of largest angle? What is the value of what is the value of largest angle? ठीक है, सबसे बड़ा एंगल का कितना वैल्यू होगा? 156। ओहो, चॉइस से पहले ही जवाब, क्या बात है भाई, ठीक है। 36 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 144 डिग्री, डी 156 डिग्री। कौन सा आंसर हो गया? डी 156 डिग्री। कितनी बात सुनिए, कैसे आया? ये जो रेशियो दे रखा है, पता है कि हम लोग जब रेशियो दिया होता है तो एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करके उस रेशियो को खत्म करते हैं। तो रेशियो दे रखा 3:5:9:13, तो इसका रेशियो हटाने के लिए कॉमन टर्म से 3x कर दिया, 5x कर दिया, 9x कर दिया, 13x कर दिया, इन सब को मल्टीप्लाई प्लस कर देते हैं। जब प्लस करेंगे तो इन चारों एंगल के सम के बराबर होगा, वो है 360 डिग्री। जब 3x, 5x, 9x, 13x को करेंगे तो 30x इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल कर देंगे, x का वैल्यू जो है 12 आ जाएगा। अब ये x का वैल्यू तो 12 आ गया, सबसे बड़ा रेशियो 13 दे रखा है, तो ये जो है ना 13x सबसे बड़ा होगा, 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 156 आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो गया। ये कितना समझ में आई? ये थोड़ा सा आसान था, नहीं बहुत ही आसान, बहुत आसान हो गया। लो अगला टॉपिक मैं बताता हूँ, अगला क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन इसी तरह का भी, यही क्वेश्चन में हम लोग वातावरण में चलेंगे। क्या दे रखा है अभी, मिटा दे इसे।